हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्किल बुक। और मैं ज्योति आपके लिए आज ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ फॉर दी सेकेंड सेमेस्टर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वर्क कैरिड टू फिक्स नेशनल एंड स्टेट बाउंड्रीज। इसमें पूछा हुआ है कि नेशनल एंड स्टेट बाउंड्रीज को फिक्स करने के लिए हम कौन सा वर्क इस्टेब्लिश करें, क्या करना चाहिए इन सब में से। So first one is contouring, leveling, topographic mapping and surveying। तो हम सबको पता है जब भी हमें स्टेट बाउंड्रीज या फिर नेशनल बाउंड्रीज अगर ड्रॉ करनी है तो हमें सबसे पहले वहाँ पे सर्वेइंग करनी पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कंटूर का मतलब होता है ऐसी लाइन जो कि सेम एलिवेशन को ड्रॉ करती है, ठीक है। तो कंटूर हमारा वहाँ पे ड्रॉ बेसिकली ये लेवलिंग ऑपरेशन ही होता है, कंटूरिंग, जिसमें हमारा सेम एलिवेशन ड्रॉ कर देते हैं। और सेकंड वन इज़ लेवलिंग। सो लेवलिंग में हमारा होता है कि हमारा किसी दो पॉइंट्स के बीच का रेफरेंस ले, मतलब दो पॉइंट्स के बीच की हाइट निकालते हैं। तो बेसिकली दोनों आपस में रेफरेंस दिए होते हैं। तो लेवलिंग का जस्ट ये मतलब होता है। और टोपोग्राफिक मैपिंग का मतलब ज़्यादा कुछ खास नहीं यहाँ पे। टोपोग्राफी से हमारा मतलब ही होता है जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऊपर ऊपर से देखते हैं, बेसिकली बोल सकते हैं। जैसे कि हमारी माउंटेन, रिवर, इन सब की जो पोजीशन होती है, तो इन सब को हम, ये सब जो इंक्लूड होता है इसको हम बोलते हैं टोपोग्राफिक मैपिंग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ एन वन लिंक इन मेट्रिक चेन। तो आप सबको पता है जो मेट्रिक चेन होती है वो हमारी 20 मीटर और 30 मीटर चेन दोनों में होती है। तो अगर हम 20 मीटर चेन की बात करें जिसमें हमारे 100 लिंक प्रोवाइड किए जाते हैं, तो अगर हम देखें तो अगर 100 लिंक अगर दिए जाते हैं, तो 100 लिंक और दिए जाते हैं अगर, और 20 मीटर वाली चेन है, तो हम बोल सकते हैं 20/100 जो है हमारा शो करेगा किसको, हमारे जितने लिंक्स प्रोवाइड किए होंगे। क्योंकि 20 मीटर की चेन है, 100 लिंक्स दिए होते हैं, तो हमारी जो कितने लिंक्स दिए हैं वो हम 20 से डिवाइड कर देंगे 100 को, तो तभी आएगा। तो 20/100 अगर हम करते हैं तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, 0.2। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 0.2 मीटर में आएगा ये। तो 0.2 मीटर इंटू में हम अगर 100 करते हैं तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, 20 सेंटीमीटर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सी, दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, 20 सेंटीमीटर। सो नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेटिंग आउट द वर्क ऑन द ग्राउंड। अगर हम कोई भी सेटिंग आउट का वर्क कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं सेटिंग आउट के लिए हमारा ग्राउंड पर, तो उसे क्या बोलेंगे, लोकेशन सर्वे बोलते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, लोकेशन सर्वे। बाकी हमारे जो बी सी डी इनमें क्या होता है, प्रिलिमिनरी सर्वे क्या होता है हमारा, प्रिलिमिनरी सर्वे का मतलब होता है हम उस पॉइंट पर गए हैं, जो भी हमारा एरिया है वहाँ पे हमने जाके थोड़ा ओवरव्यू लिया है, लोगों से पूछा है कि वहाँ के जो पुराने मैप्स थे वो करेक्ट किए हैं। उन सब के बेसिस पे हमने एक बोल सकते हैं मैप ड्रॉ किया है। जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस थे, जितना भी हमारी इंफॉर्मेशन थी, जितना हमें मैप मिले उनके बेसिस पे हमने एक मैप ड्रॉ किया, या फिर बोल सकते हैं कि उसको एक जज किया एक तरीके से, तो उसे हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी सर्वे। ओके, हमने वहाँ पे कोई भी इंस्ट्रूमेंटल यूज़ नहीं किया, कुछ भी परफॉर्म नहीं किया। बेसिकली प्रिलिमिनरी सर्वे में कुछ भी परफॉर्म नहीं करते हैं, जस्ट ओवरव्यू देखते हैं वहाँ पर जाकर के कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी तक क्या हुआ था वहाँ पे। और टोपोग्राफिक सर्वे मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे रिवर, माउंटेन्स, ये सब इंक्लूड होते हैं। इंजीनियरिंग सर्वे बेसिकली हमारा हर चीज़ इंक्लूड कर लेता है। कंटूर हो गया, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें, मतलब प्रिलिमिनरी सर्वे, टोपोग्राफिक, कुछ भी आ सकता है इसमें, कुछ भी, एनीथिंग। ओके, तो इंजीनियरिंग सर्वे से ये हमारा मतलब होता है। एंड फोर्थ वन इज़ व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। तो आप सबको पता है सर्वे के दो प्रिंसिपल होते हैं। जो पहला होता है टू वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट, एंड तो हमारा सी आंसर हो जाएगा टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। इसका मतलब क्या होता है कि हम ऐसे नहीं कर सकते सर्वे में कि हम छोटे छोटे टुकड़ों से, जैसे कि हमारा ये ट्रैवर्स है, ठीक है, तो हम ये नहीं कर सकते कि ये हमारे पार्ट्स हो गए इसके, ठीक है, तो हम ये नहीं कर सकते कि इस वाले एरिया में पहले कर लिया, फिर मतलब इसमें हमने चेनिंग करी, फिर हमने इस वाले एरिया में चेनिंग करी, फिर इसमें करी, ऐसे नहीं कर सकते। इसमें करने के बाद फिर हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, ऐसे नहीं करते हैं हम क्या करते हैं,
होल टू द पार्ट जाते हैं, मतलब हमने पहले पूरा लिया, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसकी बाउंड्री खींचेंगे, ठीक है। बाउंड्री खींचने के बाद हम इसमें छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, चेनिंग करते हैं, ठीक है, जो भी जैसे भी हमें जितनी भी लाइन ड्रॉ करनी हो, ठीक है। उसके बाद हम छोटे छोटे पोर्शंस में जाते हैं, फिर और छोटा बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, ये प्रिंसिपल होता है होल टू द पार्ट सर्वे का। इससे हमारे एरर जो होते हैं वो हमारे कम निकल करके आते हैं और बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं, इसलिए हम ये वाला प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। और सेकेंड वन आपको पता ही है, सेकेंड प्रिंसिपल होता है टू लोकेट अ न्यू स्टेशन बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें कोई भी नया पॉइंट स्टैब्लिश करना है, कोई न्यू स्टेशन स्टैब्लिश करना है, तो हमें किसी 2 फिक्स्ड पॉइंट लेने पड़ेंगे, कोई 2 फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट लेने पड़ेंगे, उसकी हेल्प से हम ड्रॉ कर सकें। तो हमारे 2 बेसिक प्रिंसिपल होते हैं सर्वे के। सो नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मेथड रेफर टू चेन। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द मेथड रेफर टू चेन सर्वेइंग। तो हमारे इसके ऑप्शन देख लेते हैं। आगे हमारे इंटरसेक्शन मेथड, ट्राइलेटरेशन मेथड, ट्राइंगुलर मेथड एंड पोलर कोऑर्डिनेट मेथड। तो आपको पता है जो चेन सर्वेइंग होती है इसमें हमारा पोलर कोऑर्डिनेट मेथड का यूज़ करते हैं हम, और चेन सर्वे को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। बाकी इंटरसेक्शन मेथड हो गए, ट्राइंगुलर मेथड, ये सब हमारे अलग अलग उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि हमारा इंटरसेक्शन मेथड हमारा प्लेन टेबल में यूज़ किया जाता है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ और तो है नहीं ऐसे समझाने जैसा, ठीक है। तो 6 इज़ व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अ मेट्रिक चेन। अभी आपको बताया मैंने लेंथ क्या होती है मेट्रिक चेन की, ठीक है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा, ओके। तो मेट्रिक चेन की बात करें तो आपको पता है कि मेट्रिक चेन की लेंथ क्या होती है, 20 मीटर एंड 30 मीटर होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ओके। तो इसमें कुछ समझने जैसा तो है नहीं है। बाकी 7th देखते हैं। तो व्हाट इज़ द चेन ऑफ 100 फीट लॉन्ग जनरली यूज फॉर टेकिंग ऑफसेट इन चेन सर्वेइंग। कहने का मतलब है कि जो 100 फीट की लेंथ होती है, ऐसी कौन सी चेन होती है जिसमें 100 फीट लॉन्ग होती है वो, और इसको हम चेन सर्वेइंग के लिए यूज़ करते हैं फॉर दी टेकिंग ऑफसेट। तो हमें पता ही है कि इंजीनियर्स चेन जो होती है वो 100 फीट की होती है, 100 फीट लॉन्ग होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दैट इज़ इंजीनियर्स चेन, ओके। तो और जो गंटर्स चेन है, आपको पता होना चाहिए कि जो गंटर्स चेन है इसकी लेंथ होती है हमारी 66 फीट, एंड जो रिवेन्यू चेन होती है इसकी लेंथ होती है हमारी 33 फीट, एंड जो हमारा मेट्रिक चेन है आपको तो पता ही है 30 एंड 20 मीटर होती है इसकी, ओके। तो अगर आगे बढ़ते हैं तो अगर 8th क्वेश्चन देखें तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इक्विपमेंट। आपने ये यूज़ भी किया होगा फील्ड में, अगर नहीं भी किया है तो ऐसे कोई बिग डील नहीं है। अगर इस इक्विपमेंट को देखें तो ये हमारा एक रेंजिंग रॉड होती है जिसकी हेल्प से हम रेंजिंग करते हैं। रेंजिंग हमारा मेथड प्रोसीजर होता है जिसमें हमारे एक लाइन में हम एक बेसिक बोल सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन। अगर हमने 3 रेंजिंग रॉड ली है, अगर हमारी यहाँ पर अगर हम टॉप व्यू की बात करें तो एक हमारी यहाँ पे रेंजिंग रॉड रखी है, एक रेंजिंग रॉड यहाँ पर है, और हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम विद द हेल्प ऑफ दीज 2 रेंजिंग रॉड एक और रेंजिंग रॉड लेकर के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। तो ये हमारा काम होता है रेंजिंग रॉड का, और भी कई सारे काम होते हैं वैसे तो, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, ये इक्विपमेंट क्या हो गया, रेंजिंग रॉड। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ओके। एंड अगर हम आगे देखते हैं तो 9th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द सरफेस दैट इज़ नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एट ऑल पॉइंट। ये बोल रहा है कि जो सरफेस है, व्हाट इज़ द सरफेस दैट इज़ नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एट ऑल पॉइंट्स। ऐसा कौन सा सरफेस है जो कि नॉर्मल होता है टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। डायरेक्शन क्या होती है ग्रेविटी की, ये हो जाएगी वर्टिकल। तो अभी पूछ रहा है कि, तो अब आप सबको पता है जो लेवल सरफेस होता है, लेवल सरफेस ऐसे होता है, लेवल सरफेस जो बबल ट्यूब होती है ना, वो वाला। लेवल करने के लिए कौन क्या यूज़ करते हैं हम, बबल ट्यूब ऐसी होती है हमारी एकदम हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। तो अगर हॉरिजॉन्टल होती है, अगर हमारा आपको दिख रहा होगा बी ऑप्शन में हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस दिया हुआ है, एंड डी हमारा ऑप्शन लेवल सरफेस दिया हुआ है। फिर भी हम जब प्रेफरेंस रखेंगे तो हम लेवल सरफेस को ही बोलेंगे, ओके। ऐसे हमारा सी ऑप्शन हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन भी है, बट हम ऑप्शन में अगर देखेंगे
तो हमारा प्रेफरेंस रखेंगे लेवल सरफेस को, बिकॉज लेवल सरफेस जब कई बार क्या होता है हॉरिजॉन्टल सरफेस है बट कई बार हमारे एरर आ गए हैं, कई सारी चीज़ें हो गई हैं, तो हम अगर स्टैंडर्ड लेंगे एट दी मोमेंट अगर हमें बोला गया है कि इसका हॉरिजॉन्टल बताओ, हॉरिजॉन्टल सरफेस कौन सा है, तो हम लेवल सरफेस से ही बोलेंगे कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है। हालांकि उसमें कई सारे एरर होंगे बट हमारा लेवल सरफेस ही बोलेंगे कि हमारा ये सही है। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द लाइन दैट लाइज ऑन अ लेवल सरफेस एंड इज नॉर्मल टू द प्लम बॉब एट ऑल पॉइंट्स। प्लम लाइन आपको पता है जब हम लेवलिंग करते हैं या फिर कंपास सर्वेइंग करते हैं, जब भी करते हैं प्लम लाइन का तो यूज़ होता ही है, प्लम बॉब का बेसिकली यूज़ करते हैं। जैसे हमारा ये ट्राईपॉड रखा हुआ होता है तो यहाँ पे हमारा कंपास लगा देते हैं, कई बार प्लेन टेबल लगाते हैं ऊपर, तो क्या होता है इसके नीचे हम एक प्लम बॉब का यूज़ करते हैं, एक छोटा सा प्लम बॉब होता है जिससे हमें उससे पता चलता है वर्टिकल लाइन जो है वो कौन सी है, हमें उसका वो पता चल जाता है, उसका सेंटर पता चल जाता है, लेवल लाइन वर्टिकल लाइन पता चल जाती है। तो अगर हमसे ये पूछा गया है कि इसके परपेंडिकुलर में क्या होता है, प्लम बॉब हमारा एकदम वर्टिकल होता है ऐसे, तो उसके परपेंडिकुलर में क्या होता है, तो अगर हमसे कभी भी परपेंडिकुलर पूछा जाए तो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी लेवल लाइन ही होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमारा लेवल सरफेस, और यहाँ पे हमें स्पेसिफाई भी किया हुआ है इन्होंने लेवल सरफेस, तो हमारा लेवल सरफेस अगर बोला गया है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दैट इज़ लेवल लाइन। ओके, अगर हम आगे बात करें, आई होप ये आपको समझ आया होगा। व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ एरर इन 20 मीटर चेन एज पर IS। अगर हम एरर की बात करें, कुछ ना कुछ एरर तो होती हैं चेनिंग वगैरह हर चीज़ में, ठीक है। तो हमारे 20 मीटर चेन की बात करें तो उसमें एरर हमारा ±5 mm तक हम अलाउ करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। और वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो व्हाट इज़ द टर्म फॉर एरर दैट अकर ड्यू टू फॉल्टी एडजस्टमेंट ऑफ डिवाइस सच एज चेन मे बी टू लॉन्ग और टू शॉर्ट। अब यहाँ पे पूछा गया है कि अगर हमारे एरर हो रहे हैं फॉल्टी एडजस्टमेंट की वजह से, फॉल्टी एडजस्टमेंट हो गई है किसी कारण की वजह से, और जो चेन है वो हमारी या तो टू शॉर्ट हो गई या फिर टू लॉन्ग हो गई है, तो उसको हम किस एरर के अंदर रखेंगे, नेचुरल एरर, पर्सनल एरर, आर्टिफिशियल एरर या फिर इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई पहले खुद ही कर दिया कि फॉल्टी एडजस्टमेंट में ही फॉल्ट है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर। व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ एरर फॉर 30 मीटर चेन एज पर IS। तो 30 मीटर चेन के लिए हमारी अलाउ करते हैं हम यहाँ पर ±8 mm तक। ओके, नेक्स्ट वन इज 14th। विच टाइप ऑफ टेप इज कॉमनली यूज फॉर मेजरिंग ऑफसेट। ऑफसेट आपको पता होगा, अगर हम भी लेटरल मेजरमेंट ले रहे हैं, जैसे कि हमारी ये चेन लाइन है, ये हमारी चेन बिछी हुई है, चेन है हमारी, और इसके रेफरेंस से हम अगर कोई लेटरल मेजरमेंट ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा कोई बिल्डिंग है या फिर कोई हमारा ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे हमने ये ऑफसेट लिया, तो ये हम मतलब एक तरीके से इसको जॉइन करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, हम ऑफसेट बोलते हैं। अभी हमारी लीनियर मेजरमेंट है, ये हमारा परपेंडिकुलर हमने लिया है, हो सकता है यहाँ पर बिल्डिंग होती है और हम इसी के पॉइंट से लेते, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ऑब्लिक ऑफसेट। ये हमारा परपेंडिकुलर ऑफसेट हो गया, या हमारा ऑब्लिक ऑफसेट हो गया। ओके, तो इन्होंने यही पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ टेप इज़ कॉमनली यूज फॉर मेजरिंग ऑफसेट, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा मेटालिक टेप, ठीक है। हम मेटालिक टेप का यूज़ करते हैं जब भी ऑफसेट लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द एरर दैट अराइज ड्यू टू वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, हमारी जो चेन होती है उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आते हैं, टेम्परेचर की वजह से भी कुछ ना कुछ एरर आता है, मतलब चेंजेस आते हैं। अब टेम्परेचर को तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते, ठीक है। अगर टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते तो हमारा इसका ये नेचुरली हुआ, ठीक है, नेचुरल एरर हुआ, हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। बाकी हमने अगर कोई रीडिंग गलत नोट कर लिए तो हमारा पर्सनल एरर में आ जाता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर में हमारा हमने उसको जब हमने उसको मैन्युफैक्चर किया तभी गलती हो गई, तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर आ जाता है। आंसर हो जाएगा नेचुरल एरर। ओके, आर्टिफिशियल एरर में हमारे कुछ ऐसे एरर आ जाते हैं जो कि आर्टिफिशियली इस्टेब्लिश हों, उन्हें हम बाद में हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आ जाता है। 16th क्वेश्चन देखते हैं। 16 बोल रहा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ मेटालिक टेप अवेलेबल इन फीट।
अगर हम फीट की बात करें मेटालिक टेप हमारी अवेलेबल होती है 50 फीट और 100 फीट में। एंड 17th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेटरल सरफेस डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द चेन टू ऑब्जेक्ट। अभी मैंने आपको बताया, अगर हमारी ये चेन है, इसके रेफरेंस से अगर हम कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है और कोई लेटरल मेजरमेंट ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर या फिर ये परपेंडिकुलर ले लेते हैं, कई बार यहाँ पर ही हमारा परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम ऑफसेट बोलते हैं। The term that the distance measured at right angle to the chain line from the object। अब इनका क्वेश्चन यही है, उन्होंने ऊपर में कहा था कि अगर हम लीनियर मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है कि अगर हम 90 डिग्री पर ले लेते हैं, ये चेन लाइन है और इसके 90 डिग्री पर ले लेते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं। मैंने आपको ये 2-3 बार अभी तक तो बता दिया है कि इसका आंसर इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर ऑफसेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सही हो जाएगा। ओके, 19th क्वेश्चन इज, व्हाट इज द ऑफसेट दैट इज मेजर्ड अदर देन राइट एंगल टू द चेन लाइन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब इनका क्वेश्चन है कि ये जो लाइन है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मैं इसको परपेंडिकुलर ना लेकर के किसी एंगल पे ले लूँ या ऐसे एंगल पे ले लूँ इस रेफरेंस से, तो इसको क्या बोलेंगे। ये भी मैंने आपको पता ही होना चाहिए, तो ठीक है, ये कई बार मैंने रिपीट कर दिया, इसको बोलेंगे ऑब्लिक ऑफसेट। ओके, नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द टर्म दैट इज नॉर्मल टू प्लम्ब लाइन एट ऑल पॉइंट्स। प्लम्ब लाइन जो है वो किसके परपेंडिकुलर होगा, किसको हम यहाँ पे लेंगे। अब आपको लग रहा होगा ए बी सी तीनों ही हो सकते हैं, क्योंकि लेवल सरफेस भी होता है, प्लम्ब बॉब होता है, उसके भी परपेंडिकुलर होता है, डेटम सरफेस के भी परपेंडिकुलर होता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। बट हम यहाँ पे हमारा आंसर मैं आपको पहले बता दूँ, डेटम होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है, हॉरिजॉन्टल तो हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस जो एक्चुअल होता है उसे बोलते हैं, बट ड्यू टू सम एरर या फिर बोल सकते हैं मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन भी होती है, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, कई सारे एरर आते हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो एक्चुअल हॉरिजॉन्टल होता है वो हमारा चेंज हो सकता है, ठीक है। तो वो तो हुआ ही नहीं। एक्चुअल जो है हमारा फील्ड में जो हमें मिलेगा वो हमारा डेटम सरफेस होगा, ठीक है। हम लेवल सरफेस भी ले सकते हैं यहाँ पे, अगर हमें स्पेसिफाई किया होता कि लेवल सरफेस वाली लाइन में बताइए, मतलब प्लम्ब बॉब, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 10 में हमें स्पेसिफाई किया हुआ था, तब हम यहाँ पे लेवल सरफेस ले लेते। बट अगर हमें बोला ही नहीं है तो हम डेटम सरफेस लेंगे, क्योंकि प्लम्ब बॉब का यूज़ ही होता है कि हमारे डेटम सरफेस को बताए, वो डेटम सरफेस वाली लाइन को बताए। अगर हमसे कोई पूछता है तो हम यही बोलेंगे कि प्लम्ब बॉब का काम ही होता है कि डेटम सरफेस को बताए, क्या हॉरिजॉन्टल है, क्या हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसका, ये बताए, हॉरिजॉन्टल सरफेस जो एक्चुअल में है मतलब। तो आंसर नंबर 20 का सही हो जाएगा। ओके, तो 21 है। ओके, तो हमारा यहाँ पे पूछा हुआ है कि ऐसा बेंचमार्क जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लगाती है, PWD लगाती है एंड अदर इंजीनियरिंग एजेंसीज जो इस्टेब्लिश करती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं परमानेंट बेंचमार्क। परमानेंट बेंचमार्क क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा परमानेंट ये सेट करते हैं, इसके बेसिस पे हम टेम्परेरी बेंचमार्क या फिर आर्बिट्ररी बेंचमार्क हम खुद, जो छोटी छोटी एजेंसीज होती हैं या फिर नॉर्मल सर्वे वर्क्स होते हैं रोड वगैरह के, वो उसके रेफरेंस से फिर अपने बेंचमार्क सेट करते हैं, उनको हम आर्बिट्ररी बेंचमार्क बोलते हैं बेसिकली। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सही सी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या बोलता है, व्हाट इज अ बेंचमार्क एस्टेब्लिश फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एंड द वर्क शुड बी रिज्यूम्ड फ्रॉम दीज बेंचमार्क। अभी मैंने आपको बताया वो ये पिछले ही क्वेश्चन में, तो उसे क्या बोलते हैं, टेम्परेरी बेंचमार्क। इसमें पूछा क्या गया है कि अगर हमने कोई काम अधूरा छोड़ दिया, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने कोई बेंचमार्क लगाया है, लगाया है कहीं पर, और हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ, उसी को हमें फर्दर प्रोसीड करना है, तो उसे क्या बोलते हैं, टेम्परेरी बेंचमार्क। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ द चेन इज एडजस्टेड इफ द चेन इज फाउंड टू इंक्रीज इन लेंथ देन द स्टैंडर्ड लेंथ। ये पूछ रहे हैं कि अगर चेन जो है उसकी लेंथ हमें ज़्यादा, हमने उसको मेज़र किया तो हमें पता चला कि लेंथ जो है वो ज़्यादा है, तो अगर स्टैंडर्ड लेंथ से ज़्यादा है, तो अगर ज़्यादा है तो अब हम क्या करें ऐसा कि उसमें वो स्टैंडर्ड लेंथ दोबारा आ जाए, स्टैंडर्ड लेंथ में दोबारा बन जाए। तो हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ उसमें से हटा देंगे, कुछ रिंग्स को हटा देंगे, या जो भी उसमें रिंग्स या फिर लिंक्स होंगे, लिंक तो बहुत बड़ा हो जाता है, खुद में 20 सेंटीमीटर का होता है, तो लिंक्स को तो नहीं निकाल सकते, बट रिंग को निकाल देते हैं,
ठीक है, 1-2 रिंग के निकालने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ही छोटे छोटे से होते हैं तो इतना ज़्यादा, तो हम रिमूव कर देते हैं रिंग्स को। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ मेटालिक टेप अवेलेबल इन मीटर। अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन में देखा था कि मेटालिक टेप इन फीट पूछा गया था। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मीटर में पूछा गया है, तो मीटर में पूछा गया है तो मीटर में हमें 15 मीटर 30 मीटर में हमारी दी जाती है मेटालिक टेप की लेंथ। 20 मीटर में भी हमें दी जाती है, बट हमारा अगर दो स्टैंडर्ड अगर हम बोले तो 15 मीटर और 30 मीटर हम स्टैंडर्ड लेकर के चलते हैं। 20 मीटर में भी वैसे होती है। ठीक है, बट हमारा अगर यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो 15 मीटर और 30 मीटर ज़्यादा हमारा प्रायोरिटी होगी आंसर लगाने में। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज लोकेशन अट्रैक्शन इन कंपास सर्वे। ठीक है, अगर लोकेशन अट्रैक्शन या फिर लोकल अट्रैक्शन की बात करूँ, यहाँ पे लोकेशन नहीं होता है, लोकेशन यहाँ पे गलत लिखा गया है, मिसप्रिंट है, यहाँ पे लोकल अट्रैक्शन आता है। ठीक है, लोकल अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, हमारी हम फील्ड में जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पे कई सारे मैग्नेट वाली चीज़ें प्रेजेंट होंगी या फिर कई सारे मेटल प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से क्या होती है, जो हमारा नॉर्थ होता है एक्चुअल, ये नॉर्थ ना दिखा करके थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, कई बार यहाँ पर टिल्ट हो जाता है, मतलब हमारी रीडिंग जो होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो रीडिंग चेंज हो जाती है, इस रीडिंग चेंज होने को ही क्या बोलते हैं, लोकल अट्रैक्शन बोलते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, मेटल के प्रेजेंट होने से, और मैग्नेट की कोई चीज़ें प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इस वजह से होता है। तो अब आपको ABCD में से एक तो स्टील स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, ट्रीज है या हिल है, तो इसमें से बताना है कि किसकी वजह से लोकल अट्रैक्शन हो सकता है। तो हमें दिख रहा है स्टील जो है वो मेटालिक है, तो स्टील स्ट्रक्चर की वजह से ही हमारे लोकल अट्रैक्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, 26 क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मेटालिक नीडल ऑलवेज पॉइंटिंग। ठीक है, सॉरी, मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल जो होती है वो क्या शो करती है, अगर हम कंपास की बात करें, हमारे ट्रफ कंपास होता है, ऐसा बॉक्स जैसा बना होता है, उसमें एक बीच में निडल लगी हुई होती है, बीच में निडल जैसे लगी हुई होती है, तो हमेशा क्या शो करता है। ठीक है, मैग्नेटिक निडल जो होती है, इसको मैग्नेटिक निडल ही बोलते हैं, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आता है इसलिए हम मैग्नेटिक बोलते हैं, नहीं तो हम ट्रू निडल, सिंपल निडल बोल सकते थे, बट मैग्नेटिक निडल बोल रहे क्योंकि मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन आते ही आते हैं, उसमें कुछ भी कर लें थोड़े थोड़े एरर आ ही जाते हैं। तो हमारा ये क्या शो करता है, मैग्नेटिक निडल हमेशा ये नॉर्थ की तरफ ही रहता है, हमेशा। इसको अगर हम फ्री छोड़ देंगे तो ये नॉर्थ को ही शो करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, नॉर्थ, डी। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। आपको ये इंस्ट्रूमेंट दिख रहा होगा, ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये हमारा है प्लैनीमीटर। अब प्लैनीमीटर का यूज़ कहाँ करते हैं हम, प्लैनीमीटर का यूज़ क्या करते हैं हम, इसका यूज़ करते हैं हम एरिया निकालने में। ओके, इससे हम एरिया निकालते हैं एक शेप का। हम क्या करते हैं, हम फील्ड में गए, हमने रीडिंग्स ली, पेपर पे ड्रॉ किया, उस जो भी पूरा ट्रेवर्स था या जो भी हमें ड्रॉ करना है उसको ड्रॉ करके हम ऑफिस में लाते हैं, ऑफिस में इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके उसका एरिया निकाल लेते हैं, उस पूरे जो हमने ड्रॉ किया था उस शेप का। ओके, द टाइप ऑफ कंपास एज पर द सिस्टम ऑफ ग्रेजुएशन मेड। अब यहाँ पे हमको एक पिक्चर दी गई है। अब इसमें हमसे पूछा गया है कि इसको देख के बताइए कि हमारा कौन से टाइप का कंपास है ग्रेजुएशन के बेसिस पे। ग्रेजुएशन मतलब कि हमारा यहाँ पे जो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री दिया गया है, इसके बेसिस पे पूछा गया है, ये प्रिज्मेटिक है, ट्रफ है, मैग्नेटिक है, सर्विस कंपास है। तो इसका आंसर मैं बता दूँ पहले, प्रिज्मेटिक कंपास होता है। देखिए, प्रिज्मेटिक कंपास में क्या होता है, जो हमारे ग्रेजुएशन दिए होते हैं ये क्या होता है, 0, 90, 180 और यहाँ पे 270 एंड अगेन 360। ठीक है, 360 लिखा नहीं होता, 0 ही लिखा होता है। ठीक है, तो हमारी ऐसी ग्रेजुएशन दी होती है तब हमारा ये प्रिज्मेटिक कंपास होता है। ऐसा एक्चुअल फील्ड में होता है, ये प्रिज्मेटिक कंपास ऐसा ही बना हुआ होता है। अगर हम सर्वियर्स कंपास की बात करें, क्वाड्रेंट्स में दिए होते हैं हमारे जितने भी ग्रेजुएशन होती है, जैसे कि यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 90 होगा। ठीक है, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 90 दिया रहेगा। ठीक है, ये एक्चुअल नहीं है ग्रेजुएशंस,
बट एक मैंने आइडिया के लिए बोला कि यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 0, बट ऐसे ही क्वाड्रेंट्स में ही दिया होता है, ठीक है, क्वाड्रेंट्स में ही उन्होंने डिफाइन किया होता है। ओके, तो प्रिज्मेटिक कंपास में ऐसा होता है। तो प्रिज्मेटिक कंपास की बात करें तो हमारा ये रिड्यूस बियरिंग ही देगा, अगर क्वाड्रेंट्स में डिफाइन कर रहा है ये रीडिंग को, क्वाड्रेंट बियरिंग ही देगा, या फिर रिड्यूस बियरिंग बोल सकते हैं। और जो हमारा प्रिज्मेटिक कंपास होगा वो हमारा कैसे देगा, होल सर्कल बियरिंग। और जो ट्रफ कंपास होता है, ट्रफ कंपास ऐसा होता है, एक बॉक्स बना होता है, उसमें एक जस्ट सिंपल एक नीडल लगी रहती है, ये हमारा हम उसमें यूज़ करते हैं प्लेन टेबल सर्विंग में। और मैग्नेटिक कंपास हमारा कुछ स्पेसिफिक वैसा नहीं है, ठीक है, इसका यूज़ भी मतलब हम इसको यहाँ पे तो यूज़ नहीं करते, जैसे हमारा सर्वे वगैरह यहाँ पर लैब वगैरह में इसे यूज़ नहीं करते हैं मैग्नेटिक कंपास को। बेसिक के एक स्पेसिफिक वैसे कंपास भी है भी नहीं है ये मैग्नेटिक, मतलब वही है कि नाम दे, मतलब ये सारे मैग्नेटिक कंपास ही है, ये प्रिज्मेटिक कंपास जो है ये भी मैग्नेटिक कंपास ही है, ठीक है, तो ये इसमें कोई बिग डील नहीं है। ओके, तो 29 की बात करें, विच मैथड इज़ यूज फॉर प्लॉटिंग अ ट्रेवर्स सर्वे इन कंपास, विच मैथड इज़ यूज फॉर प्लॉटिंग अ ट्रेवर्स सर्वे इन कंपास। अब इन्होंने पूछा हुआ है, अगर हम कंपास सर्वे कर रहे हैं तो एक ट्रेवर्स को ड्रॉ करेंगे, ये हमारा ट्रेवर्स है ये पूरा ना, तो ट्रेवर्स को ड्रॉ करने के लिए किस मेथड का यूज़ करेंगे। तो आपको पता है एक हम ट्रेवर इसमें क्या करते हैं, कंपास सर्वेइंग में हम इंक्लूडेड एंगल निकाल लेते हैं, या फिर फोर बियरिंग बैक बियरिंग निकाल लेते हैं, उस मेथड से भी कर लेते हैं, ये हमारे 2 मेथड हो जाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हमारा ये सारे मेथड इसमें तो यूज़ होते नहीं कहीं, तो सिर्फ ए वाला जो है बाय इंक्लूडेड एंगल मेथड हम ये ट्रेवर्स को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर ए हो गया। What is the error if the compass is affected by external influences, ठीक है। अब इन्होंने पूछा हुआ है कि कंपास जो है एक्सटर्नल चीज़ों से अफेक्ट, अगर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल चीज़ें जो होती हैं उससे अफेक्ट करता है, तो उस एरर को क्या बोलते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया जितने भी एक्सटर्नल चीज़ें होती है, जैसे मैग्नेटिक कोई भी मैग्नेटिक चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट है, या फिर मेटालिक चीज़ है कोई, तो उससे जो एरर आएंगे उसे क्या बोलते हैं, हम लोकल अट्रैक्शन बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द एरर इफ द मैग्नेटिक नीडल ऑफ अ कंपास नॉट बीइंग स्ट्रेट। अब पूछा है कि मैग्नेटिक नीडल अगर स्ट्रेट नहीं है तो वो किस चीज़ का फॉल्ट है, वो उसको हम उस एरर को हम क्या बोलेंगे। हम उससे, अगर हमारी निडल जो है वो स्ट्रेट ही नहीं है तो हम साइटिंग हमारी हो ही नहीं पाएगी, ठीक है, हमारा विज़न ही क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा साइटिंग एरर, ठीक है। अब वो हमारी गलती नहीं है, मतलब पर्सनल एरर नहीं है ना, वो इंस्ट्रूमेंटल एरर तो है, बट हम स्पेसिफिक पॉइंट पर जाएं तो वो साइटिंग एरर होगा, ठीक है। कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी नहीं है, ठीक है, मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते उसको, मैनिपुलेशन एरर भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है, उसको हम मैनिपुलेट कर सके बाद में हम हटा सके, बट हटा नहीं सकते क्योंकि एक बार नोट जो हो गया वो हो गया। ओके, नेक्स्ट वन इज, विच मैथड इज मोर एक्यूरेट इन प्लॉटिंग अ कंपास सर्वे। कंपास सर्वे को परफॉर्म करने के लिए कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो हमें पता है कि इसका आंसर होता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मेथड, ठीक है। बाकी सारे मेथड भी यूज़ करते हैं, बट हमारा जो मेन बोलते हैं एक्यूरेटली जो हम कर सकते हैं, हमें बहुत अच्छे आंसर्स देता है, बहुत सही एरर कम होते हैं, तो वो हमारा डी हो जाता है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मेथड। नेक्स्ट वन इज 33, व्हाट एंगल इज डिफर्ड ड्यू टू लोकल अट्रैक्शन एट अ पर्टिकुलर प्लेस डिटेक्टेड इन फोर एंड बैक बेयरिंग। इसमें सिंपल सा पूछा गया है कि हम किस चीज़ से हम डिफ़र कर सकते हैं, डिस्टिंग्यूश कर सकते हैं कि हमारा लोकल अट्रैक्शन है या नहीं है वहाँ पे, फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग के केस में। अगर हमारी फोर बियरिंग और बैक बियरिंग दी गई है तो हम कैसे बता सकते हैं कि उसमें लोकल अट्रैक्शन है या नहीं है। हमें पता है फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का जो डिफरेंस होता है वो हमारा 180 होता है, ठीक है। तो हम फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस करेंगे, अगर 180 आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो मतलब वहाँ पे लोकल अट्रैक्शन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये सी। ओके, तो बस यही है। एंड नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज ट्रू बियरिंग इफ द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन इज N37 west and the magnetic declination is 2 degree east।
ओके, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि अगर हमारा डिक्लिनेशन दिया हुआ है, मैग्नेटिक बेयरिंग दी हुई है, मैग्नेटिक बेयरिंग बोले तो मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस हो गया है वहाँ पे, उसके बाद एक रीडिंग निकली है, ठीक है, मैग्नेटिक कुछ लोकल अट्रैक्शन हो चुका है वहाँ पे, ठीक है। अब वहाँ पे पूछा गया है कि एक्चुअल बताना है अब हमें कि ट्रू बेयरिंग क्या निकल के आएगी, क्योंकि डिक्लिनेशन भी दे दिया है। डिक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, जो मैग्नेटिक की वजह से जो चेंजेस आए हैं उसमें कितना चेंजेस है बेसिकली वो बताता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कितना है, 2 डिग्री ईस्ट दिया गया है, 2 डिग्री ईस्ट, और हमारी रीडिंग कितनी है, नॉर्थ वेस्ट 37, तो ये हो जाएगा। अब हमारा डिक्लिनेशन के बाद हमारा इतना एंगल है 37। डिक्लिनेशन का मतलब क्या होता है बेसिकली, ये जो है अगर ये डिक्लिनेशन दिया गया है मतलब ये हमने नॉर्थ मानकर चल रहे हैं हम इसे, ठीक है, मतलब ये हमारी अभी के लिए हमारी यही नॉर्थ है, यही हमारा रेफरेंस होगा, ये ना होकर के ये हमारा रेफरेंस होगा। तो अगर हम इसको रेफरेंस ले रहे हैं और हमारी रीडिंग ये आ रही है, कितनी आ रही है रीडिंग हमारी 37 नॉर्थ वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ हो गया था अभी के लिए ना, यहाँ से लेकर के चल रहे थे वेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा कितना एंगल दिया गया 37। अगर हमें पता है कि ये वाला जो एंगल है ये हमारा डिक्लिनेशन है और ये वाली रीडिंग हमें पता है ये हमारी मैग्नेटिक वाली है, और हमें ट्रू बतानी है, कौन सी है ट्रू, ट्रू कौन सी है, सिर्फ ये वाली। अगर सिर्फ ये वाली बतानी है और ये पूरा वाला एंगल था और ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है, तो पूरे में से अगर हम पूरे वाले में से डिक्लिनेशन को माइनस कर दें तो हमारा ये वाला निकल आएगा। ऑब्वियसली ट्रू निकालना था ना हमारा, तो ये वाला निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक बेयरिंग दी गई थी ये वाली, इसमें से जो हमारा डिक्लिनेशन था इसको माइनस कर देना था, ठीक है। तो 37 माइनस 2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 35 वेस्ट। और कैसे आया था ये मैंने आपको बता ही दिया है, हमारा वो तो सेम ही रहेगा, ये वाली रीडिंग दी गई थी, ये वाला डिक्लिनेशन था, इसमें से इसको माइनस कर रहे थे तो हमारा ये आ रहा था, तो नॉर्थ वेस्ट तो सेम ही रहेगा, ठीक है, ये तो हमारा सेम ही रहेगा नॉर्थ वेस्ट, बट 35 हमारा माइनस करके ये आंसर आ जाएगा डिक्लिनेशन, जितना हमें डिक्लिनेशन के बाद जो हमारी ट्रू बियरिंग आ रही है। Is the variation of declination occurred due to magnetic storm such as earthquake, and amount of variation may be even 1 डिग्री और 2 डिग्री। इन्होंने पूछा गया है अगर हमारा डिक्लिनेशन जो है वो हमारा 1 से 2 डिग्री तक है और ये हमारा जो हमारे अर्थक्वेक होते हैं उसकी वजह से आ गया है अगर, तो हमारा वो कौन सा वेरिएशन होगा। क्या होता है ना कि डिक्लिनेशन जो होता है वो भी हमारा सेम नहीं रहता है। अगर हमने ये निकाला, आज हमने डिक्लिनेशन हमें बताया कि डिक्लिनेशन इसका 2 डिग्री है, हो सकता है 1 साल बाद ये डिक्लिनेशन 3 डिग्री तक हो जाए, हो सकता है थोड़े टाइम बाद ये कम हो जाए, हो सकता है थोड़े टाइम बाद ये ज़्यादा हो जाए। तो ये कांस्टेंट नहीं रहता, ये डिक्लिनेशन भी जो एरर होता है बेसिकली ये भी कांस्टेंट नहीं रहता, तो टाइम टू टाइम ये चेंज हो सकता है। तो अगर हमारा भूकंप आने की वजह से कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ वेरिएशन आ रहे हैं, तो वो 1 से 2 डिग्री तक भी हो सकता है। और उस एरर को क्या बोलते हैं इन्होंने जस्ट ये पूछा गया है, ठीक है। तो हमें पता है अगर कोई भी हमारे नेचुरल डिजास्टर होता है या कुछ ऐसा होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, अर्थक्वेक होता है, उसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं ना उसको हम इर्रेगुलर वेरिएशन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है कभी आए कभी नहीं आए, तो इर्रेगुलर ही होगा। और जो सेक्युलर होता है, सेक्युलर बेसिकली हमारा 100 ईयर्स के बाद ही आता है, मतलब उस 100 ईयर्स में जो चेंजेस आते हैं डिक्लिनेशन में उसे हम सेक्युलर बोलते हैं। और एनुअल वेरिएशन जो होते हैं वो हमारा 1 ईयर में जो होता है उसे बोलते हैं। ओके, रेगुलर जो वेरिएशन है, रेगुलर वेरिएशन का मतलब ही हुआ जो रेगुलरली होना है, मतलब एनुअल वेरिएशन और सेक्युलर वेरिएशन इसके अंदर आ जाएंगे। Okay, next is what is the variation in the magnetic meridian swings like a pendulum in one direction for a long period and gradually comes to rest and then swings in opposite direction। ऐसा कौन सा वेरिएशन है जिसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक निडल जो होती है वो क्या करती है कि पेंडुलम की तरह वर्क करती है। मतलब क्या होता है, पहले ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, एक पेंडुलम की तरह वर्क करती है, फिर यहाँ चली जाती है, फिर इधर, मतलब ऐसे 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 पेंडुलम की तरह ये इधर उधर होती रहती है। मतलब एरर इसमें बढ़ते हैं घटते हैं, बढ़ते हैं घटते हैं, ऐसा पेंडुलम ये वर्क करती रहती है। और थोड़े टाइम बाद ये क्या होती है, रेस्ट पर आती है और ग्रेजुअली ये ऑपोजिट
वर्क करने लग जाती है। क्या होता है कि ऐसे जाती है धीरे 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 धीरे, मतलब ये हुआ ये हुआ ये हुआ, फिर ऑपोजिट वर्क करने लग जाता है। मतलब एरर जो है पहले इधर की तरफ घट रहा था, फिर बढ़ने लग जाता है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसे वेरिएशन को ये किस में होता है, ये जो पेंडुलम जैसे ये सब चीज़ें जो होती है ये किस में होता है, ये हमारा सेकुलर वेरिएशन के अंदर ही होता है। मतलब जो 100 ईयर्स की बात कर रहे थे हम, बेसिकली उसके अंदर ही होता है ये। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, व्हाट इज अ कंपास विद द ग्रेजुएशंस आर मार्क्ड एज साउथ विद 0 डिग्री एंड नॉर्थ एज 180 डिग्री। ऐसा कौन सा कंपास है जिसमें हम साउथ को 0 डिग्री एंड नॉर्थ को 180 डिग्री शो करते हैं। तो ये आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है, प्रिज्मेटिक कंपास होता है उसमें ही ऐसा होता है। इसको 0 डिग्री होता है, ये हमारा 90 डिग्री होता है, हमारा 180 एंड दिस वन इज 270 डिग्री। ओके, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय एन इमेजिनरी सर्कल पासिंग अराउंड द अर्थ थ्रू द प्लेस नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, इन्होंने पूछा है ऐसी कौन सी डायरेक्शन होती है जो कि इंडिकेट करता है जो हमारा सर्कल है। हम अगर अर्थ को एक सर्कल मान लेते हैं, मतलब एक इमेजिनरी सर्कल है, ठीक है, तो वो अर्थ का एक इमेजिनरी सर्कल के अंदर नॉर्थ क्या शो करेगा एंड साउथ पोल, जो हमारी ऐसी कौन सी लाइन होगी बेसिकली जो नॉर्थ और साउथ पोल को शो करेगा। ठीक है, तो हम आपको पता है उसको हम ट्रू मेरिडियन बोलते हैं। ठीक है, ट्रू मेरिडियन बोलते हैं, और मैग्नेटिक मेरिडियन बोल देंगे अगर हम एक्चुअल में देखें। कुछ चेंजेस आ जाएंगे उसमें, कुछ मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन आ जाएंगे, डिक्लिनेशन आ जाएगा। ठीक है, लोकल अट्रैक्शन वर्क करेगा। ठीक है, तो आंसर इज ए। वन इज, what is the compass that has graduation marked as 0 degree on north and south and 90 degree on east and west। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा हुआ है कि ऐसी कौन सी ग्रेजुएशंस वाला कंपास होता है जिसमें कि नॉर्थ एंड साउथ को हम 0 डिग्री शो करते हैं और ईस्ट एंड वेस्ट को 90 डिग्री शो करते हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था ये कौन सा होता है, हमारा सर्वेयर्स कंपास। ओके, what is the sum of the interior angle of a pentagon। पेंटागन की बात करें तो आपको पता है, अगर हमारा इंटीरियर एंगल की पेंटागन जिसमें 5 साइड्स होंगी, ठीक है, 5 साइड्स, तो 5 साइड्स होंगी, इनके इंटीरियर एंगल का सम पूछा गया है। आपको पता है इंटीरियर एंगल का जो सम होता है उसका फॉर्मूला होता है 2n - 4 इंटू में 90। ठीक है, तो अब इसमें हम कितनी n, जहाँ n का मतलब क्या होता है, जहाँ पे साइड्स। ठीक है, साइड्स, कितनी साइड्स होती है पेंटागन में, 5। अगर यहाँ पे हम पुट करते हैं तो 2 इंटू 5 - 4 इंटू में 90। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 10 - 4 इंटू 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, -4 6, 6 9 ज़ा कितना हो जाएगा 54। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 540। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 540। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।